Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir. Okay, so we have discussed about Otto cycle, Carnot cycle, diesel cycle, and dual cycle. Okay, so we are left with two more cycles, that is Stirling cycle and Ericsson cycles. After that, we will discuss the numericals based on Carnot, Otto, and diesel, especially. Okay, so let me finish first these two cycles. Let me share the page. This we have discussed. Dual cycle. Okay. So this page is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here you see there is a Stirling cycle whose PV and TS diagram is presented over here. Okay, this cycle consists of two isothermal, that is 1 to 2 and 3 to 4, connected by constant volume process. Okay, 1 to 2 you can see 1 to 2 and 3 to 4. 1 to 2 it is your isothermal, 3 to 4 is also isothermal, whereas 2 to 3 and 4 to 1 it is your constant volume process. ठीक, तो स्टर्नल दिस साइकिल मेनली है क्या, इसके बारे में पहले बता देते हैं आपको. ठीक है, दिस साइकिल एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वर्किंग फ्लूइड रिजेक्ट्स हीट टू द थर्मल स्टोरेज डिवाइस विच इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेटर. जैसे आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे प्रोसेस आपने पढ़ा है जहाँ पे आपने देखा है कि द हीट विल बी रिजेक्टेड, समटाइम्स हीट विल बी एब्जॉर्ब, समटाइम्स हीट विल बी रिजेक्टेड. So where this heat rejection takes place, whether it goes waste to the environment or to the surrounding medium or it is further utilized. अगर आप बोले कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर कुछ हीट लॉस हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो instead of wasting that much amount of heat, if we reuse that particular heat within the same plant itself or for running of another plant, दोनों में डिफरेंस है. देखिए, अगर एक ही प्लांट के आउटपुट से जो भी एनर्जी मिल रही है आपको, वट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग एज अ आउटपुट फ्रॉम एनी सिस्टम, इफ द फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी और मेजर पोर्शन ऑफ दैट एनर्जी इज फर्दर यूटिलाइज एज इनपुट टू द सेम प्लांट, then it is called regeneration. Okay, and if the output of one system is used as an input for another system, that is called cogeneration. तो रीजनरेशन और कोजनरेशन में डिफरेंस है, आपको अभी आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है. तो रीजनरेशन का मतलब हो गया कि हम प्लांट से जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे बॉयलर. What is the purpose of boiler? Boiler is used to heat the water from liquid state to gaseous state, and the gaseous state of water is known as steam, and this steam is used to run the turbine. So you will get energy. और उसके बाद टरबाइन को आप एग्जॉस्ट कर देते हैं कंडेंसर में, फिर से कूल करते हैं उसको हीट रिजेक्शन से. तो वहाँ जो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगा, अगर उसी हीट को आप वाटर को प्री हीट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग वाटर इन द बॉयलर,
obviously if we are heating water in the boiler, we need to supply external energy, means heat. We need to consume fuels. तो अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर वाटर को जो आप कलेक्ट कर रहे हो, सपोज 15 डिग्री पे वाटर आपने उसमें कलेक्ट किया है बॉयलर में, तो इंस्टीड ऑफ 15 डिग्री आप उसको अगर 50 या 60 डिग्री तक पहले ही प्री हीट करके उसमें सप्लाई करो, तो आपको बॉयलर में कम हीट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी. मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ हीट सप्लाई विल बी लेस इन द बॉयलर इफ वाटर इज प्री हीटेड समहाउ. ओके, बट हाउ somehow का मतलब क्या है? From where we will get waste heat? So within the industry itself, when steam passes through the condenser coil, it will reject its heat to the surrounding medium. ठीक है, और उस मीडियम को अगर आप बोलो इसी वाटर को कि अगर उसका हीट आप इस वाटर को सप्लाई कर देते हैं रीजनरेशन में, ठीक है, मीन्स उसको प्री हीट करने में अगर आप यूटिलाइजर आप करते भी हैं, ये इसको हम लोग इकोनोमाइजर प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो हमारा जो चिमनी से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, आप पावर प्लांट में जाओगे तो देखोगे व्हाट एवर वेस्ट और कंब्यूसिबल गैसेज आर कमिंग अक्रॉस द चिमनी, वो कंब्यूसिबल गैसेज इकोनोमाइजर ट्यूब से पास होकर निकलती हैं ताकि वो वाटर को प्री हीट कर सके. मीन्स whatever combustion is takes place in the furnace of the plant, that combustible gases will burn. After burning, it will reject to the surrounding. So it also carries significant amount of heat. So if we use that particular heat, it will not warm the environment. So it will not be a part of global warming also. अगर उस हीट को जो कि अननेसेसरी चिमनी से जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो अननेसेसरी सराउंड को हीट करेगा. So instead of wasting that much amount of heat, if you utilize that heat for the process generation or to preheat the water, it is called regeneration. ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट से आप किसी दूसरे सिस्टम को रन करना चाहते हैं, मीन्स आउटपुट ऑफ अ इंजन और आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज वर्कड एज अ इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम. ठीक है, एंड बोथ सिस्टम्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड कोजेनरेशन. ठीक है, तो कोजेनरेशन रीजनरेशन में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. It means in regeneration, whatever heat will be rejected, it will be stored in a thermal reservoir and will be supplied to the working fluid whenever it is required. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वर्किंग जो है यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, जब हीट रिजेक्ट होगा तो उस हीट रिजेक्ट को आपको सेव करके रखना है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन, कि आप सेव किए और सेव करके उसको यूटिलाइज किए. ठीक है, फर्दर हीट में. अब देखिए यहाँ प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पे साइकिल आपको दिखा रहे हैं और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. आप देखिए प्रोसेस 1 to 2 में क्या होगा, पिस्टन विल मूव फ्रॉम क्रैंक इन और यू कैन से ओडीसी टू डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर. एक आउटर डेड सेंटर और एक इनर डेड सेंटर होगा. ठीक है, जब आप सिलेंडर को वर्टिकली प्लेस करेंगे तो जैसे ऑटो और डीजल में बताया था टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, उसी तरह से जब सिलेंडर को आप डाउनवर्ड प्लेस करेंगे, एक मिनट हम इसको यहाँ पे प्रिंट में दिखाते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दिस इज PV diagram. This will be like that. Okay, 1 2 3 4, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. This is your PV diagram.
and corresponding TS will be one, two, then 3 and it is 4. ठीक है, एंड ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर दिखाया है इस तरह से। तो ये जो पोजीशन होगा इसको हम बोल रहे हैं IDC, इनर डेड सेंटर, IDC। ओके, और यहाँ जो पोजीशन होगा इसको बोल रहे हैं ODC, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, जब सिलेंडर को आप वर्टिकली प्लेस करेंगे तो ये इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में चेंज हो जाता है। बट इफ इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल इट इज IDC एंड ODC। तो यहाँ देखिए इस प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, यू नो प्रोसेस 1 to 2 व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम ODC टू IDC, जब ये ODC से IDC इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है, ठीक है, इसके अंदर जो गैस है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, द एयर विद इनिशियल स्टेट 1 इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू स्टेट पॉइंट 2। तो कंप्रेशन रेशियो R क्या हो जाएगा, किस रेशियो में कंप्रेस हुआ है, दैट इज V1 by V2। दिस विल बी योर कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, बट टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है ये है TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। दिस इज योर टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज योर एंट्रोपी एक्सिस। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी। सो यू कैन सी 1 to 2 it is isothermal compression. Since it is isothermal, temperature will remain same, pressure will increase and volume will also will decrease because it is compression process. Okay, but what about 2 to 3? At this state, at this particular state point 2, the air at temperature T1 is equals to T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 1 पे जो टेम्परेचर था वही T2 2 पे भी है। ठीक है, is made to enter the regenerator from top, it flows down the wire mesh and gets heated to temperature। अब क्या करेंगे हम इसको, अब 2 to 3 इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 to 3 में हीट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम रीजनरेटर में सप्लाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग 2 to 3 प्रोसेस इट इज सप्लाई टू रीजनरेटर एंड इन रीजनरेटर इट इज हीटेड। ठीक है, 2 to 3 में इसका हीटिंग हो रहा है। So the temperature and volume is constant because at this particular instant only this heating occurs। ठीक है, तो इसको रीजनरेटर में सप्लाई किया आपने तो यहाँ पे हीटिंग हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया 2 to 3। देन प्रोसेस 3 to 4, द हॉट एयर नाउ whatever it is heated in the regenerator is now admitted into इंजन सिलेंडर। अब ये हॉट एयर आप इंजन सिलेंडर के अंदर हीट आप ऐड करेंगे। ठीक है, द एयर एक्सर्ट्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, चूंकि ये हॉट एयर है। 3 to 4 में आपका क्या हुआ, 3 to 4 में आप पहले तो आपने 2 to 3 में क्या किया, हीट ऐड किया रीजनरेटर में सप्लाई करके। सो जब आप हीट ऐड करेंगे तो एयर का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर रेज कर जाएगा। ठीक है, नाउ दिस हीटेड एयर 2 to 3 में देखिए 2 to 3 में क्या हो रहा है, 2 to 3 में हीट ऐड हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट एडिशन प्रेशर एज वेल टेम्परेचर इंक्रीजेस। Now with this increased pressure and temperature it will be supplied to the engine cylinder। So engine cylinder के अंदर जब आप सप्लाई करेंगे इसको, what will happen, it will exert force on the piston, greater amount of force on the piston and it pushes the piston towards ODC। Now piston will move towards this direction, क्योंकि ये force exert करेगा इस piston के ऊपर। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके रीजनरेटर में सप्लाई किया इसको, और फिर रीजनरेटर से जब वो हीट हो गया तो फिर से आपने इसको इस सिलेंडर में सप्लाई कर दिया। सो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द पिस्टन एंड पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स द ODC।
सो ओडीसी की ओर मूव करेगा तो यू कैन सी पिस्टन विल एक्सपेंड एंड ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स प्रेशर गेट्स डिक्रीजेज वेयर एज वॉल्यूम गेट्स इंक्रीजेज. सो दिस इज द रीजन कि 3 to 4 प्रोसेस में आप देख सकते हो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट 4 to 1? When piston is at this particular position ODC, अब पिस्टन अगर ODC पे आ गया, ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा T4. ठीक है. नाउ अब क्या होगा एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन इट इज एट लो टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेंशन, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट्स कूल्ड. ठीक है. इसको फिर से आप सप्लाई करेंगे क्योंकि आपका ये एक्सपेंशन हो चुका है. ठीक है. अगेन आप इसको क्या करेंगे, जो रीजनरेटर के लोअर पोर्शन में इसको सप्लाई करके इसको कूल करेंगे. ठीक है. कूल करेंगे, फिर फ्रेश एयर सप्लाई लेंगे, फिर उसको कंप्रेस करेंगे ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स द आईडीसी. अगेन इट विल गेट कंप्रेस्ड एंड ड्यू टू कंप्रेशन it will be supplied to the regenerator where it will be heated, and due to the heat addition it will become hot, and now hot air will be supplied over the into the inlet cylinder over the piston. It will exert force on the piston and it will move rightward towards the ODC. Okay, from IDC to ODC, and it will get expand, or you can say power will be produced. Okay, so after expansion you may supply this, because you know in the regenerator there will be two parts. ठीक है. one is, जैसे ये हम यहाँ बना देते हैं आपको, this is regenerator. ठीक है. in the lower portion there will be furnace, means heating यहाँ पे होगा. ठीक है. one second, just wait. Okay, so in the regenerator there will be two portions. upper portion में हमारा कूलिंग अरेंजमेंट रहता है. ठीक है. मीन्स आफ्टर द एक्सपेंशन वी नीड टू कूल दिस एयर, तो यहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम होता है. ठीक है. इस एयर को अपर पार्ट ऑफ द रीजनरेटर में सप्लाई करके आप कूल कर सकते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसमें फर्नेस होता है. ठीक है. इट इज फर्नेस. ठीक है. ये फर्नेस है. मतलब अगर जब आपको हीट करना है तो एयर को इस लोअर पोर्शन में सप्लाई कीजिए, जब आपको हीट करना है तो इसके अपर पोर्शन में सप्लाई कीजिए. इसीलिए यहाँ पे हीटिंग एक बार हो रहा है, एक बार कूलिंग हो रहा है. तो दिस इज योर प्रोसेसेस
across the Stirling cycle, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. It means you can see two processes, 1 to 2 and 3 to 4, it is isothermal process, whereas 2 to 3 and 4 to 1, it is your constant volume process. Okay, so now we will need to see about its formula for the efficiency, how it is derived. ये समझ में आया साइकिल? Yes, sir. तो अगर हम आपसे पूछें कि हीट सप्लाई किस प्रोसेस में हो रहा है और हीट रिजेक्ट किस प्रोसेस में हो रहा है, देन क्योंकि दोनों यही दोनों समझना है आपको, इन विच प्रोसेस हीट इज सप्लाइड एंड इन विच प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड. 2 to 3 प्रोसेस में हीट एडिशन होगा और 4 to 1 में रिजेक्शन. 2 to 3 प्रोसेस में सर हीट सप्लाई होगा. 2 to 3 में हीट सप्लाई हो रहा है. नहीं देखिए, हीट सप्लाई मतलब किसको हीट सप्लाई मीन्स आप इंजन को किस प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा है या एनर्जी सप्लाई हो रहा है. यस सर. 3 to 4 प्रोसेस में हॉट एयर. यस, हॉट एयर. देखिए, एयर को आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर 1 to 2, आफ्टर गेटिंग कंप्रेशन, you supplied this air to the regenerator where it is heated from 2 to 3. Now this heated air is supplied to the engine cylinder and this will supply the energy to this cylinder during process 3 to 4, because this is expansion process. This is your energy which you are getting. Okay, clear? Yes sir. And since it is isothermal, Yes, you can sir. see process 3 to 4, it is isothermal process. So isothermal, दोनों डायग्राम को देखिए, PV and TS दोनों को देखिए. During isothermal, here expansion takes place, pressure gets decreases, volume gets increases, and here temperature is constant. तो अगर expansion process में आप ऐसे समझो कि अगर expansion process में temperature constant है, इसका मतलब क्या है कि you are getting some heat from somewhere. That's why its temperature is constant. Yes sir. So you can see the amount of energy added to this particular engine or cylinder is 3 to 4. In the same way, 1 to 2, when this is again there is a constant temperature, whereas compression takes place, so pressure gets increases, temperature is constant. इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में अगर कोई कंप्रेशन प्रोसेस है तो कंप्रेशन प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए जब भी कोई गैस कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. व्हाई इट इज कांस्टेंट? बिकॉज हियर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम. हीट रिजेक्ट हो रहा है इसलिए वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हीट सप्लाई जो हुआ वो 3 to 4 हुआ. हीट सप्लाई टू दिस इंजन सिलेंडर, हम चूंकि इस सिलेंडर इस इंजन के क्रॉस एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, रीजनरेटर का फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हीट सप्लाई ड्यूरिंग 3 to 4 वेयर एज रिजेक्शन ड्यूरिंग 1 to 2. ये समझ में आया? Yes, sir. तो अब इसका फॉर्मूला देखिए. If we have to derive the efficiency formula for this Stirling cycle, you can see this page. Heat supplied during process 3 to 4, it is 3 to 4. Heat supply will be equal to work done, because you know 3 to 4 process is expansion process, and in expansion you will get some work from the system. So work done will be, चूंकि isothermal है, isothermal के केस में work done का फॉर्मूला क्या आता है? RTH ln V4 by V3. ठीक है, TH जो है वो टेम्परेचर किसका है? हॉट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है. ठीक है, T4 जो है वो आपका चूंकि आइसोथर्मल है ना, 3 to 4, तो चाहे टेम्परेचर 3 पे लीजिए या 4 पे लीजिए, बात बराबर है. तो दोनों में से कोई एक टेम्परेचर ले लेना है, बिकॉज प्रोसेस आइसोथर्मल है. ठीक है, तो RTH ln V4 by V3, it is the formula for work done during any isothermal process, and this will be also equal to heat supply. क्यों?
क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ आप अप्लाई करोगे तो Q माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू होता है। चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी हमारा जो डेल्टा यू है वो 0 हो जाएगा। तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 मीन्स Q विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, इसलिए यहाँ पे Q इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो फर्स्ट लॉ क्या है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, बट सिंस यू नो डेल्टा यू का डिफिनेशन क्या होता है, mCv/dt। ठीक है, mCv/dt। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में तो ये टर्म 0 होगा, यानी दिस टर्म विल बी 0 मीन्स डेल्टा यू विल बी 0, और डेल्टा यू अगर 0 है तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे Q इक्वल टू W लिखा हुआ है। ठीक है, एंड वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला ये होता है, जिस प्रोसेस में आप आइसोथर्मल दिखा रहे हैं उसी प्रोसेस के क्रॉस ये V4/V3 लिख देना है। बट यू नो 4 to 1 एंड 2 to 3 प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसलिए V4 को V1 के इक्वल और V3 को V2 के इक्वल रख दिया गया है। और V1/V2 यू नो इट इज रेशियो ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन रेशियो यू कैन से। ठीक है, Yes, sir. in the same way if we need to find the heat rejection, you can see again heat rejection किस प्रोसेस में हो रहा है, 1 to 2, you know 1 to 2 is your isothermal process। तो अगर आइसोथर्मल है तो अगेन डेल्टा यू और इंटरनल एनर्जी विल बी 0। सो इफ इंटरनल एनर्जी विल बी 0 अगेन हीट विल बी इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस यू मे राइट दिस फॉर्मूला RT1 ln V1/V2। अगेन V1/V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी साइकिल की इफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट और एडिशन ऑफ हीट यू कैन से, एंड देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ हीट। बिकॉज वर्क डन हम वही लिखते हैं हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। सो इफ वी नो द फॉर्मूला फॉर हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्टेड, अगर दोनों का फॉर्मूला हमें पता है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई आपका आया था RTH ln R, और ये हो गया RT1 या TL लिख सकते हैं, यहाँ पे T1 नहीं है, TL है, T लोअर। ठीक है, और T हायर, इसको अगर कॉमन लेंगे R ln R तो ये हो जाएगा TH माइनस TL। तो थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी विल बी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, वर्क डन आपका क्या हो गया, ये हो गया R ln R TH माइनस TL, और ये हीट सप्लाई हो गया। दोनों को फार्मूला आप यहाँ पुट कीजिए, यू विल गेट दिस फार्मूला मीन्स थर्मल इफिशियंसी TH माइनस TL अपॉन TH। तो आप इसी फॉर्म में याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। T1 T2 T3 T4 आप याद करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कभी क्या होता है कि किसी ने 0.1 इधर उधर किया। ठीक है, आपके ऊपर है, ABCDEF से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट किसी की मर्जी अगर 0.1 को इधर नहीं रखे इधर रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 और ABCD, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। So better to remember it in the form of highest temperature and lowest temperature in the cycle. So the formula for the efficiency of this Stirling cycle will be T higher minus T lower upon T higher, which is also same as the efficiency of the Carnot cycle. क्योंकि देखिए Stirling cycle, Ericsson cycle, it is you can say it is the added version of Carnot cycle. Practically इन cycles को हम use नहीं करते, but ये cycles almost approaches towards the Carnot cycle, and you know Carnot cycle shows the maximum efficiency। क्योंकि ये cycles जो है ना, ये process को isothermal process ये सब maintain करना बहुत difficult है, isothermal, isentropic, that's why practically these cycles are not being used। okay, तो ये हो गया efficiency of formula for the efficiency of Stirling cycle। any question? No, sir. ओके, नेक्स्ट इरेक्शन साइकिल। ठीक है, अब इरेक्शन साइकिल क्या है, इसका भी पीवी और टीएस देख लीजिए। इरेक्शन साइकिल आल्सो प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन इट आल्सो एम्प्लॉयज। ठीक है, इसमें
यहाँ दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 isothermals 1 to 2 3 to 4 connected by a constant pressure process. The cycle employs the principle of regeneration. The energy storage device, which is matrix or regeneration, you can say regenerator, absorbs heat from the system during one part of the cycle, constant pressure process, and returns the same amount of heat during another part of the process, out cycle, you can say. यहाँ देख लीजिए ये बना हुआ है इरेक्शन साइकिल। सेम जैसे उसका है वैसे भी इसका भी वैसे ही है। ठीक है, both cycles, this Stirling and Ericsson, both cycles are, you can say, the added version of Carnot cycle, which approaches the efficiency near to the Carnot cycle, but practically these cycles are not being used because of the two isothermal processes. ठीक है, that is 1 to 2 and 3 to 4, because isothermal process हमने बोल तो दिया कि हाँ isothermal है, but it is very difficult to maintain. ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे तो जैसे 3 to 4 प्रोसेस है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसका मतलब है कि हीट सप्लाई यहाँ हो रहा है। अगर कोई फ्लूइड और वर्किंग मीडियम एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, इट मींस दिस सिस्टम इज गेटिंग हीट फ्रॉम समवेयर। इन द सेम वे इफ द सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो क्योंकि देखिए एक्सपेंशन, जब कोई भी गैस एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, बट आप बोल रहे हैं आइसोथर्मल। In the same way, if gas is subjected to compression, its temperature gets increased. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जैसे ही कंप्रेस कर रहे हैं आप गैस को, थोड़ा बहुत जो भी हीट ऐड हो रहा है इमीडिएटली ये रिजेक्ट हो जा रहा है किसी सिंक को या लोअर टेम्परेचर बॉडी को। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज देयर, इट मीन्स समवेयर फ्रॉम समवेयर इट इज गेटिंग हीट. If there is isothermal compression, it means from somewhere it is to somewhere it is rejecting heat. So process 3 to 4 it is the heat supply process, and process 1 to 2 it is your heat rejection process. तो जैसे वहाँ किए 3 to 4 में, जब आप यहाँ देखिए किया भी हुआ है heat supply during process 3 to 4, ठीक है, that is RTH ln V4 by V3। ठीक है, सेम फॉर्मूला है V4 by V3, जैसे यहाँ लिखे ना V4 by V3। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि V4 by V3 को P3 by P4 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 3 to 4 प्रोसेस जो है आपका आइसोथर्मल है। तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो V4 by V3 में भी रिटन एज P3 by P4, और P3 by P4 को आप लिख रहे हैं प्रेशर रेशियो। दोनों में डिफरेंस है। RP का मतलब हो गया प्रेशर रेशियो, और दूसरे फॉर्मूले में आपने दूसरा जो अभी पढ़ा था आपने, उसमें कंप्रेशन रेशियो लिखा था। कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम के रेशियो को बोलते हैं, और प्रेशर रेशियो प्रेशर के रेशियो को बोलते हैं। चूँकि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम रेशियो आपने लिया था, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे V4 by V3 और V1 by V2, जैसे यहाँ देखो V4 by V3 और V1 by V2, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हम आपको इसमें दिखाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का पीवी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये स्टर्लिंग का है, दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर स्टर्लिंग साइकिल। वन
2 3 4 और यहाँ पे बना दीजिए इरेक्शन का पीवी डायग्राम। इरेक्शन का पीवी डायग्राम बनाओगे तो ये प्रोसेस आपका ऐसे हो जाएगा। 2 कांस्टेंट प्रेशर है, 2 कांस्टेंट टेम्परेचर में हो जाएगा दैट इज 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4। ठीक है, हमारा प्रोसेस 3 to 4 हीट सप्लाई है। ठीक है, हीट सप्लाई है और 3 to 4, 1 to 2 हमारा हीट रिजेक्टेड है। तो अगर हम 3 to 4 में लिख रहे हैं फार्मूला, तो हम क्या लिख रहे हैं? आर वर्क डन का फार्मूला RTH, ठीक है, मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर, ln V4 by V3, यही लिख रहे हैं ना, V4 by V3। और जब ये हीट सप्लाई आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेम फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RTH, ये फार्मूला होगा इरेक्शन के लिए, RTH ln V4 by V3। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर्मूला एक ही है क्योंकि सेम प्रोसेस के क्रॉस हीट सप्लाई यहाँ भी हो रहा है, सेम प्रोसेस के क्रॉस हीट सप्लाई यहाँ भी हो रहा है। बट क्या V4 by V3 को हम, अब जैसे यहाँ देखिए, इसको, इस हीट रिजेक्शन को अभी हटा दीजिए, इसको हटाते हैं, सिर्फ इसकी बात इसी से क्लियर हो जाएगा। ओके, यू सी V4 by V3, V4 is equals to V4 किसके इक्वल है? फोर वन दोनों इक्वल है ना, क्योंकि 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। V1 के इक्वल है। एंड व्हाट अबाउट V3? V2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको आ गया रेशियो V1 by V2, जिसको कि आप बोलते हो कंप्रेशन रेशियो, इसलिए आप यहाँ पे R यूज किए, कंप्रेशन रेशियो R। ठीक है, ये क्लियर है? हीट एडिशन में और हीट रिजेक्शन दोनों में ऐसा आएगा। क्लियर? नाउ यू सी दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या V4 को इसके लिए देखिए, ये आपका इरेक्शन साइकिल है, इस साइकिल के बारे में देखिए। क्या V4 को हम V1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहा ना, कांस्टेंट प्रेशर हो गया 4 to 1। यहाँ 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम है, बट यहाँ 4 to 1 हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो V4 ही रहेगा और V3 ही रहेगा, क्योंकि V4 को V1 के इक्वल नहीं लिख सकते, V3 को V2 के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए V3 पे वॉल्यूम कुछ और है, V2 पे वॉल्यूम कुछ और है। V2 पे ये वॉल्यूम है, V3 पे ये वॉल्यूम है। V4 पे हमारा यहाँ वॉल्यूम आएगा, V1 पे ये वॉल्यूम आएगा, तो लिख नहीं सकते इसको। इसलिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन लगा के इसको प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, V4 by V3 को आपने लिख दिया आइडियल गैस अप्लाई करके P3 by P4, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। P1 अपॉन T1, P2 अप्लाई करोगे ना तो यही आ जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? P3 by P4। और P3 by P4 को आप बोल रहे हैं, जब भी हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर होगा तो उसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो RP। Whenever there is ratio of two pressures,
ठीक है, whose value should be more than 1, मतलब हाईएस्ट प्रेशर अपॉन लोवेस्ट प्रेशर, तो उसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो विच इज नोन एज आरपी। तो दोनों में डिफरेंस है, स्मॉल आर और स्मॉल आर पी में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक आपका कंप्रेशन रेशियो हो गया, एक आपका प्रेशर रेशियो हो गया। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये रेशियो दोनों क्लियर हुआ ना कि प्रेशर रेशियो किसको बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो किसको बोलेंगे? ओके, Yes sir. okay, so if you know amount of heat supply, if you know amount of heat rejection, you can do this calculation once again, that is work done equal to heat supply minus heat rejected. So when you will do it, you will get this amount as a work done. So thermal efficiency will be work done upon heat supply. So you just put these values of work done and heat supply, you will get again the same expression, that is T highest minus T lower upon T higher, that is again equal to the efficiency of Carnot cycle. ठीक है, दोनों का एक ही आता है, क्योंकि दोनों को बताया ना, इट इज द एडेड वर्जन ऑफ द Carnot cycle. Any question? So from my end, your syllabus is completed except numerical portion of this last module, 5th module. And if you feel from your end अगर कुछ बचा है तो आप उसको बता सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे उसको. But now onwards we will just discuss the numericals of this 5th module, that is based on Carnot cycle, Otto cycle and diesel cycle. जितनी भी क्लासेस अभी होंगी, अपकमिंग क्लासेस टिल योर लास्ट क्लास, उसमें हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे एंड और प्रेजेंटेशन विल बी देयर. कल हमने मैसेज भी किया था आपको प्रेजेंटेशन का. फर्स्ट ग्रुप का कब है? परसों ना? फर्स्ट ग्रुप का कोई है? कौन है? यस सर. कौन है Yes sir. आपके ग्रुप? अंकित आनंद? अंकित आनंद, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है? लेट मी चेक. अभिजीत चंद्रा, अंकित आनंद, निखिल डालमिया, और कौन कौन था? 120, 121, ओके 120, 121, 303, यही लोग हैं ना? यस सर. सो 303 किसका है? निखिल? यस सर. हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, प्रेजेंटेशन बना के उसको रेडी रखिएगा, और इससे अंकित आनंद से भी बात कर लेना, क्योंकि आप लोग को जो प्रेजेंटेशन देना है, आपको सबको डिवाइड कर लेना अपने पोर्शन को, कोई कौन पोर्शन कौन डेराइव मीन्स डिफाइन करेगा. ठीक है, इट इज अ ग्रुप प्रेजेंटेशन. ओके, सो ऑल 3 members should present. यस सर. Nikhil, you coordinate with other members and be ready. Okay. It Yes, is on sir. Thursday, I think. Okay. And one more group, next group का भी है, वो लोग भी ready रहेंगे.
Okay, so for today it is sufficient. We will discuss numericals based on the Otto cycle and diesel cycle and Carnot cycle in the upcoming classes. तो कल हम लोग कुछ numerical discuss करेंगे Carnot और Otto का. इसके बाद presentation जैसे end होगा हम लोग numerical discuss करेंगे. ठीक है? सर हाँ बोलिए. सर वो आपने असाइनमेंट मेंशन किया है तो उसमें सारे ग्रुप को करना है या ग्रुप का कोई एक मेंबर कर दे तो हो जाएगा? अरे वही तो बता रहे थे ना आपको अभी. एक मेंबर अगर बता देगा तो उसका मार्क्स दूसरे का मार्क्स किसको देंगे, कैसे देंगे? इफ देयर इज अ हाँ बोलिए सर वो असाइनमेंट आप मेंशन किए. हाँ हाँ अच्छा अच्छा उसके बारे में. हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई एक मेंबर सबमिट कर देगा क्योंकि वो जो पीपीटी है वो ग्रुप का पीपीटी है. तो ग्रुप से कोई एक जो भी होगा वो अपना सबमिट कर देगा तो हो जाएगा. बट सपोज आप अगर पीपीटी बना रहे हैं तो पीपीटी बनाने का मतलब है कि इट इज एज्यूम दैट कि एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द पीपीटी. ऐसा नहीं कि एक ही बनाया और वही सबमिट कर रहा है. मीन्स एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट. मेरा कहने का मतलब ये है. यस सर यस सर. ठीक है, तो वो आप देख लीजिए. आप चूंकि टीम वर्क है तो आप देख लीजिए कैसे इसको Yes. करना है. सर कैसे डिवाइड आप- कर लिए सर. वो प्रेजेंट हाँ. पीपीटी तो सर सेम ही रहेगा ना, हम लोग शेयर हाँ, कर हाँ. लिए, ऐड हो जाएगा तो सेम ऐड हो जाएगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, आप अपना ऐड कर दो. इस तरह से करके फिर प्रेजेंटेशन दे देना है. सभी मेंबर्स को प्रेजेंट करना है. स्पेशली फर्स्ट ग्रुप आप अंकित आनंद. ठीक है, ये चूंकि क्लास में कहाँ रहते हैं पता नहीं, ही नेवर रिस्पॉन्ड एक्चुअली. उनसे ज़रा कांटेक्ट कर लेना आप लोग. ठीक है. ओके सर. ओके चलो. सर अंकित थर्सडे को प्रेजेंटेशन है आपका, पता है ना? यस सर यस सर. हाँ तो आपके अपने जो ग्रुपमेट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में रोल नंबर 120 एंड 303 उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहिएगा. ठीक है. ओके ओके थैंक यू. यू मे लीव द क्लास.